हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस सेशन में हम 2 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? क्वेश्चन इजी है फ्रेंड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे बीएसएफ के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना दिवस 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 2023 में इसका 59वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया। आंसर भी हो जाएगा। कहां पर सेलिब्रेट किया गया, यह क्वेश्चन पूछा जाए तो झारखंड के हजारीबाग में हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 2023 में यह 59th मतलब 59वां स्थापना दिवस था। अब यहां पर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई जो भारतीय सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाता है। 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर के बाद 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और नितिन अग्रवाल वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। 1 दिसंबर को हर साल बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2023 में यह 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किस भारतीय को दिया गया? तो देखिए, फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में यह भारतीय लेखिका अर्शिया सत्तार को दिया गया। आंसर अर्शिया सत्तार हो जाएगा। भारतीय लेखिका अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से हाल ही में सम्मानित किया गया। अर्शिया को यह जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। साहित्य के माध्यम से फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के कारण फ्रांस सरकार के द्वारा अर्शिया सत्तार को यह पुरस्कार दिया गया। भारत में अर्शिया सत्तार बेंगलोर से बिलोंग करती है, कर्नाटक के बेंगलोर की रहने वाली है। इन्हें देखिए 2022 में द महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। और अब बेंगलोर की अर्शिया सत्तार को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स नाम का पुरस्कार फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। इसके पहले शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ऋचा चड्ढा, रघु रॉय, नॉर्मली, ये सभी बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। फ्रांस के इस पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो यह, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए या इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। फ्रांस की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। 2023 में फ्रांस की सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स नाम का पुरस्कार अर्शिया सत्तार को दिया गया, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली है। ओके, आगे आ जाइए। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे ने देखिए हाल ही में गजराज नाम का एक एआई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। इसके माध्यम से रेलवे ट्रैक पर हाथियों के आ जाने से जो दुर्घटना होती है, जिसमें देखिए ट्रेन को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन हाथियों को काफी नुकसान हो जाता है या फिर हाथियों की जान भी जा सकती है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए, हाथियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने गजराज नाम का एक नया एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। गजराज नाम का ये एआई सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क के माध्यम से हाथियों की सुरक्षा करने में मदद करेगा। पहले से ही रेलवे या ट्रेन को इसकी जानकारी मिल जाएगी, पहले से इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि किसी भी ट्रैक पर आगे हाथियों का झुंड जा रहा है या फिर हाथी है,
तो इस केस में या तो हाथियों को हटा दिया जाएगा रेलवे ट्रैक से, या फिर जो ट्रेनें हैं उनकी गति को धीमा किया जाएगा। तो इस तरह से गजराज नाम का एआई सॉफ्टवेयर हाथियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा हाल ही में डिजाइन किया गया। भारतीय रेलवे इस प्रणाली को शुरुआत में देखिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे अलग अलग राज्यों में लॉन्च करने वाला है, क्योंकि नॉर्मली इन्हीं राज्यों में भारत में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है और रेलवे ट्रैक पर हाथियों के साथ दुर्घटना भी सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में देखने को मिलती है। तो एआई सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है तो ये क्या हो जाता? गजराज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? तो मिशन दक्ष को हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देखिए सीधा सीधा जो विद्यार्थी हैं, कमजोर हैं पढ़ाई में, उनके विकास से संबंधित है। मिशन दक्ष के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में दक्ष बनाया जाएगा वहां के शिक्षकों के द्वारा। मिशन दक्ष के तहत शुरुआत में देखिए स्कूल में 2 से 5 कमजोर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और फिर हर रोज उन्हें अलग से 45 मिनट अलग से कक्षा देकर अलग से उन्हें ट्रीट किया जाएगा एजुकेशन के लिए। तो इसी को नाम दिया गया है मिशन दक्ष। बिहार में जो छात्र हैं उनके एजुकेशन को बढ़ावा देना, जो कमजोर छात्र हैं उनकी पढ़ाई में उन्नति हो, उन्हें दक्ष बनाया जा सके, इसीलिए मिशन दक्ष की शुरुआत बिहार गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के स्कूलों में की है। बिहार के बारे में आप सभी जानते हैं, इसकी कैपिटल पटना है। राजेंद्र अर्लेकर वर्तमान में बिहार के गवर्नर के पद पर हैं और नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के सीएम के पद पर हैं। मिशन दक्ष योजना हाल ही में बिहार में स्कूलों में शुरू की गई। नेक्स्ट देखिए, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी है? तो वेलकम टू पैराडाइज नाम की पुस्तक ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई, जिसे हाल ही में देखिए लॉन्च किया गया। ट्विंकल खन्ना एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है फ्रेंड्स, जिनके द्वारा वेलकम टू पैराडाइज नाम की पुस्तक लिखी गई। एक्चुअल में इनकी यह जो पुस्तक है ये छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज का एक संग्रह है, जिसमें जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को बताया गया है। क्या क्या हर्डल्स जीवन में आते हैं, कैसे उन्हें फाइट करना चाहिए, इन सभी से रिलेटेड वेलकम टू पैराडाइज में जानकारी दी गई है। वैसे यह ट्विंकल खन्ना की चौथी बुक है। इसके पहले मिसेस फन बॉन्स, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और पजामास आर फॉर गिविंग इनके द्वारा लिखी गई 3 अन्य पुस्तकें हैं। और अब वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई चौथी पुस्तक है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। अब इस बुक के अलावा कुछ और बुक्स भी हैं जो कि हाल ही में देखिए काफी पॉपुलर रही है, जैसे फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिका एंगर की पुस्तक है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर की पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी की बुक है। स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष की पुस्तक है। और द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सभी को याद रखिएगा, काफी सुर्खियों में रही है पिछले कुछ समय में ये सारी बुक्स, तो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में हमें देखने को मिल सकती है। आगे आते हैं, जल इतिहास उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो देखिए भारत में हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो देखिए जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूकता बढ़ाना और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना जल इतिहास उत्सव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन कहां पर हुआ है? तो आयोजन इसका किया गया नई दिल्ली में। देखिए भारत के अलग अलग जिलों में 75 प्राकृतिक जल विरासत स्थलों पर जो जल विरासत पखवाड़ा मनाया गया था, उसके समापन के रूप में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संवैधानिक संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया? तो देखिए फास्टर पोर्टल को हम काफी पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे अब यहाँ पर फास्टर 2.0 पोर्टल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी किया है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, इन्होंने फास्टर 2.0 पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया। उद्देश्य की बात करें तो देखिए क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा कैदियों से संबंधित जो ऑर्डर होते हैं रिहाई के, वो काफी लेट मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिहाई होने में काफी डिले होता है।
अब इस पोर्टल पर रिहाई से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आदेश है, इस पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा तुरंत, इमीडिएटली। तो रिहाई में बहुत आसानी हो जाएगी और उसके टाइम पीरियड को कम किया जा सकता है। रिहाई का जो टाइम पीरियड है उसे कम करने के लिए फास्टैग 2.0 पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में डिजाइन किया गया और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। तो यहाँ पर अगर हम इन लाइंस को पढ़ेंगे तो ये यही है जो कि अभी मैंने आपको बताई। जेल अथॉरिटी, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को कैदी की रिहाई से संबंधित कोर्ट के ऑर्डर तुरंत मिल जाए, इससे संबंधित फास्टैग 2.0 पोर्टल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। सुप्रीम कोर्ट भारत की एक संवैधानिक संस्था है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी और वर्तमान में DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये HJ कानिया थे। याद रखिएगा, सारे फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बता दिए। फास्टैग 2.0 पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। 5th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? तो 5th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन भारत के केरल राज्य में किया जा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 2023 तक 5th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2023 में इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिवाइटलाइजिंग आयुर्वेद 2023 में इस उत्सव की थीम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी चैलेंजेस है उनका आयुर्वेद के माध्यम से उपचार करना, आयुर्वेद के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 5th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है फ्रेंड्स, जो कि भारत के आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और इसके अलावा केरल सरकार के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया जा रहा है। तो 5th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन भारत के केरल राज्य में 1 से लेकर 5 दिसंबर तक किया जाएगा। आगे आइए, चर्चा में रहा अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह आंदोलन भारत के असम राज्य से संबंधित है। सुर्खियों में इसलिए आ गया फ्रेंड्स क्योंकि असम सरकार को इस आंदोलन के लिए देखिए 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। ऑफिशियली असम सरकार ने अपने यहाँ पर अमृत वृक्ष आंदोलन को 8 जून 2023 को शुरू किया था और नाम से आपको उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा कि पूरे राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इस आंदोलन का यह योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन के तहत असम राज्य में एक दिन में ही 1 करोड़ पेड़ रोपे गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस तरह के 9 अलग अलग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अमृत वृक्ष आंदोलन के कारण असम राज्य को प्राप्त हुए हैं। तो किस राज्य का आंदोलन है वृक्षारोपण से संबंधित? तो यह है असम राज्य का आंदोलन, जिसे नाम दिया गया है अमृत वृक्ष आंदोलन। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री प्रमुखों के बीच आउटरीच पहल महासागर का आयोजन किया गया था। इसमें कुल कितने देश शामिल है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आउटरीच पहल जिसे महासागर नाम दिया गया फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में एक बातचीत कार्यक्रम था जो कि हिंद महासागर के 10 प्रमुख देशों के मध्य में आयोजित किया गया था। इनिशिएटिव ये भारतीय नौसेना का था। अब एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, हिंद महासागर के जो प्रमुख देश हैं उनके मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करना और इन देशों के मध्य में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस बातचीत कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें 10 कंट्रीज शामिल थी। इनिशिएटिव ये भारतीय नौसेना के द्वारा लिया गया, जिसको नाम दिया गया था महासागर। इंडियन ओशियन क्षेत्र में स्थित 10 देशों की सुरक्षा और विकास के लिए समुद्री प्रमुखों के बीच में वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन पहली बार किया गया। कलेक्टिव मेरीटाइम अप्रोच टू काउंटर कॉमन चैलेंजेस 2023 में इस बातचीत कार्यक्रम की थीम थी। इस आउटरीच इनिशिएटिव को महासागर नाम दिया गया, जो कि भारतीय नौसेना का एक प्रयास था और इसमें बातचीत कार्यक्रम में 10 देशों को शामिल किया गया था। इजी। तो यहां पर देखिए, हमने 2 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में, हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, 31 जनवरी 2023 को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में यूके को नॉमिनेट किया गया। 31 जनवरी 2023 को G20 की पहली बैठक पुडुचेरी में आयोजित की गई। 1 फरवरी 2023 को
इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 47वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। 1 फरवरी 2023 को द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई। 1 फरवरी 2023 को तेलंगाना में समता कुंभ शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया। 2 फरवरी 2023 को मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। इसके बाद 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 2 फरवरी 2023 को मुंबई शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की। तो ये सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे वन लाइनर में हमने आज डिस्कस किए। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर VR ललितांबिका को दिया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 नागालैंड राज्य में आयोजित किया जा रहा है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन पर 6th विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में वीरा राणा को MP राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर दिशा नायक बनी है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए 24,104 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई। इसके बाद समलैंगिक विवाह को ऑफिशियली मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक मुंबई में आयोजित की जा रही है। और लास्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरिक किसिंजर का निधन हो गया, जिन्हें देखिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।